हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? हेलो। Yes, yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो कल हमने हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो कि स्कोरिंग है, डुएबल है, टफ भी नहीं है ज्यादा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सॉरी, वेक्टर एंड 3D। आज अगला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये भी वन ऑफ द हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी एक तो मिनिमम आता ही है। और ये भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है। 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन करा देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जेई में आए थे। सबसे पहले आपका एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड, ट्रांसपोज के अंदर ही सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इन तीनों को कंबाइन करके अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी एकदम याद होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कैसे अप्लाई होती है। इसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर ऑफ मैट्रिसेस, और उसको ले हैमिल्टन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये गिने चुने टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस, इनके कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, और डुएबल है सारे के सारे। तो एक एक करके फटाफट शॉर्ट में फॉर्मूला रिवाइज करा के फिर सारे जेई मेंस के 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एल्जेब्रा और मैट्रिक्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल है तो उनको फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी की पावर n। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तब अप्लाई कर पाऊंगा अगर कम्यूटेटिव है। अगर ए बी बी ए के बराबर है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। अगर ए बी बी ए के बराबर है तो आप डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन एक्सपांड कर सकते हो, कैन एक्सपांड बाय बाइनोमियल फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला कब होगा, इफ ए बी इक्वल टू बी है। इफ ए बी इक्वल टू बी है देन हम इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल की तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अदरवाइज क्या लिखना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड चीज, ट्रांसपोज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वो खुद आ जाता है, याद है ना सबको ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों ही सम बराबर होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। ठीक है, हाँ या ना जवाब देते रहना ताकि अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला सिमेट्रिक कब बोला जाता है, जब उसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद आ जाए तो सिमेट्रिक। और कभी भी आपको मैंने सिखाया है, कभी भी आपको सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन आए, चाहे कितना भी लेंदी मैट्रिक्स क्यों ना दे दे, उसको सी मान लो, उसको डी मान लो, उसका ट्रांसपोज दो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे वापस वो खुद आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। ट्रांसपोज देने पे वो खुद आ रहा था सिमेट्रिक, ट्रांसपोज देने पे माइनस टाइम्स आ रहा था स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान होती है। इसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक के एक और, कि अगर ऑर्डर ऑड है, स्क्यू सिमेट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है, 3 क्रॉस 3 है,
उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है उसका ऑर्डर ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 ऐसा, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। और इसकी सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट भी 0 आता है, आपको पता ही है। और नॉन बच्चे हुए डायगोनल जो कॉन्जुगेट वाले होते हैं वो नेगेटिव टाइम्स होते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। अगला एडजॉइन, काफी इंपॉर्टेंट इनिशियल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। a इंटू एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू एडजॉइन ऑफ a इंटू a, ये सेम होता है, कम्यूटेटिव होता है। और किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर। ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी। a अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर एडजॉइन निकालना तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, आपको पता ही है। अगर 2 बार आ जाएगा तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा तो n-1 का होल क्यूब। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। एंड लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि काफी टाइम यूज होती है, आपको पता है k अगर है तो कांस्टेंट k की पावर n-1 बन के बाहर आता है। क्लियर है एवरीवन? इन्हीं को बार बार मैंने आपको पहले भी सिखाया था और यही बार बार यूज हो रही है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। इनका अगर आपने ढंग से ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान रखनी है, अच्छा ये सब बोर्ड्स में भी आपके काम आएगा। एडजॉइन ऑफ ए बिना डिटरमिनेंट का अगर है, अगर सिर्फ डिटरमिनेंट नहीं लगाए तो क्या आती थी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 टाइम्स a। अगर ये भी आपको ध्यान रखना हो तो याद रख सकते हो। एडजॉइन ऑफ ए नॉर्मल अगर है बिना डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू a। और ध्यान रखना इसी में आगे प्रोसेस चलता रहता है। अगर मान लो 3 बार एडजॉइंट है तो क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल क्यूब। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, और नो? Yes. इसके बाद डिटरमिनेंट और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी। ए इनवर्स का फंडामेंटल फॉर्मूला आप सबको पता ही। अगर ए इज नॉन सिंगुलर मतलब, कभी ये वर्ड भी यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। इनवर्स का फॉर्मूला, इनवर्स निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। एडजॉइन को उसके डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाता है। फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, के जो है के की पावर n बन के बाहर आता है। प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में उसका होल डिटरमिनेंट है, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में अगर है तो डिटरमिनेंट अलग अलग है, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो। ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट में मान लो 4 मैट्रिसेस प्रोडक्ट में, और उस पूरे पे मान लो डिटरमिनेंट लगा दिया गया है। तो आप प्रोडक्ट में चारों मैट्रिक्स को अलग अलग कर सकते हो। ए अलग कर दिया, बी मैट्रिक्स को अलग कर दिया, सी मैट्रिक्स को अलग कर दिया, डी मैट्रिक्स को अलग अलग कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनवर्स और ट्रांसपोज को भी इंटरचेंज किया जा सकता है। ट्रांसपोज इनवर्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार काम आती है। स्पेशल केस, ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे होते थे? ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर। ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल बोलते थे। जिसमें ए और ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे? ऑर्थोगोनल। तो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ट्रांसपोज ही इनवर्स के बराबर होता है। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या फिर उसका ट्रांसपोज लेने पे आपको डायरेक्ट इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और एडजॉइन की प्रॉपर्टी को मिक्स करके बहुत बार क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ के ए, सॉरी इसको ढंग से लिखता हूं, विद के इज सम कांस्टेंट, ऑर्डर है n क्रॉस n। तो बताओ ये के कैसे बाहर आता था? Sir, k की बोलो। पावर n-1. हाँ, सबसे पहले एडजॉइन के बाहर निकालोगे, है ना। एडजॉइन के बाहर कैसे आएगा? के की पावर n-1, हाँ है ना। क्लियर है? Yes, फिर sir. वो जो आंसर आया वो डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा। और डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकलता है? पावर n बन के। yes, डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकलेगा? पावर n बन के, और फिर बचा हुआ एज इट इज। क्लियर एवरीवन? एडजॉइन के बाहर पावर n-1 बन के बाहर आता है और डिटरमिनेंट के बाहर पावर वापस n बन के बाहर। इस पे हमने बहुत क्वेश्चन किए और जेईई ने इस साल पूछे भी गए, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट। थर्ड, आपका क्रैमर्स रूल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था, अलग अलग घुमा के, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया, कहीं प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके पूछ लिया, कहीं पे कुछ और चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही गया। आपके पास जो तीन इक्वेशन होती है, 3 वेरिएबल होती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता ही है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0।
यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सारे के सारे जीरो। हाँ, यहाँ पे स्पेशल केस मैंने बताया सब पैरेलल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आपको मैंने पहले ही बताया था अगर मान लो पैरेलल है प्लेन तो वो नो सॉल्यूशन होता है, भले ही उसमें सब, जैसे मान लो तीनों प्लेन अगर पैरेलल हैं वो अलग केस फॉलो करता है, एक बार आपको बताया भी था मैंने। तीनों प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे तो इस केस में इफ ऑल थ्री प्लेन्स आर पैरेलल, ये ध्यान रखना, कभी स्पेशली इसको बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ ऑल थ्री प्लेन्स आर पैरेलल, तो उस केस में अगर आप ये सब निकालोगे डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सब जीरो ही आएगा। लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन? सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना। अच्छा, पैरेलल प्लेन को पहचानेंगे कैसे? आपको तो इक्वेशन दी जाएगी, आपको तो इक्वेशन ऐसे देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू d1, आपको तो इक्वेशन ऐसे देंगे, हाँ है ना। पैरेलल प्लेन कैसे पहचानोगे कि तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल है? क्या तो तरीका होगा सर? रेशो लेके। हाँ, वेरी गुड। किसका रेशियो ले लेंगे? सर जो A1 कोफिशिएंट है सर। हाँ, ये जो तीनों, ये जो आपके कोफिशिएंट रहते हैं इनका रेशियो देख लेना, a1 is to b1 is to c1, a2 is to b2 is to c2 और थर्ड वाले का a3 is to b3 is to c3। अगर ये रेशियो एक्स वाई जेड के रेशियो आपस में अगर बराबर आ रहे हैं, अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, अगर ये रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं तो मतलब प्लेन्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल प्लेन्स में डायरेक्टली नो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है। और बाकी आपको इनफाइनाइट की सॉल्यूशन की ध्यान रखना ही है। इनफाइनाइट केस में क्या होता है, सारे के सारे जीरो के बराबर होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या था, सारे के सारे जीरो और नो सॉल्यूशन लास्ट डेल्टा जीरो, बट एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री क्या होता है, नॉन जीरो। ये सबको ध्यान है ना। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। डेल्टा वन मतलब पहली वाले को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब सेम। वैसे डेल्टा टू, डेल्टा थ्री या फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है ना। तो इस पे हाँ डोंट वरी, एग्जांपल लिया जाएगा अभी। ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमने देख लिया है ये प्रॉपर्टी, फिर एडजॉइन वाली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और लास्ट है आपका मैट्रिसेस पावर, क्लेले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो ये अगर थ्योरम यूज करनी तो करना, बिना इसके भी काम हो जाता है। क्या बोलता है कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, A is any square matrix of order n cross n, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? A प्लस लैम्डा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसमें आप लैम्डा में इक्वेशन आएगी और हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, 2 3 4 5, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्या फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, तो a देखो a क्या है, ये रहा। लैम्डा i का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा, 3 4 5 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? एवरीवन, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास ये इक्वेशन है। अब हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब इसमें मैं a रख सकता हूँ, a रखूंगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लैम्डा की जगह आप क्या रख सकते हो? मैट्रिक्स a। सेम 3 क्रॉस 3 में भी हो जाएगा।
अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें भी ऐसी इक्वेशन आप बना के सेटिस्फाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा जो कहीं ना पावर क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प कर सकता है। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया था, उसका लास्ट लेक्चर का लास्ट स्लाइड यही थी, है ना। ये सारी चीजें थ्योरी है जो आपकी यूजफुल हो सकती है। अब जेई मेंस के 2026 के पीवाईक्यू करते हैं, इन सबको अप्लाई करते तो आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे ये क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। आप पहला क्वेश्चन 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2026 में आया था। ए 3x3 मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू ये गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, m+n बताओ। कर लो एक बार अपनी तरफ से कोशिश जल्दी से। सोचो थोड़ा, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, ट्राई करो। डन, ठीक है, चेक करते हैं। सुनो ध्यान से, सीखना अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आया। एडजॉइन, देखो कैसे सोचना है इसके बारे में। पहले ये देखो मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से मैट्रिक्स है। एडजॉइन ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, और एडजॉइन ऑफ 2a भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है। एडजॉइन ऑफ 2a भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है। तो आप ये सोचो आपके पास क्या, एडजॉइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ऐसे इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर निकाल दिया डायरेक्ट, ए स्क्वायर कांस्टेंट नहीं कि अपन बाहर निकाल देंगे, मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स को सेपरेट कैसे करेंगे एडजॉइन में? जब तक इसको सेपरेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एडजॉइन ऑफ ए बी वाली। अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में होते हैं एडजॉइन में, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइन में दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है, एडजॉइन ऑफ 2a भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है? एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, करेक्ट? हाँ, है ना। यस सर। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाहर वाले एडजॉइन को एज इट इज रहने दिया,
एडजॉइन ऑफ इन दोनों को कैसे सोचोगे? एडजॉइन ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी लगती है कि एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, मतलब एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। अंडरस्टूड? एक तरीका ये है सोचने का। क्लियर हो गया? एक और तरीका था, आप डायरेक्टली एडजॉइन ऑफ समथिंग की प्रॉपर्टी लगा सकते थे। ठीक है, एक तरीका ये है, आप इसे अलग अलग करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस अंदर वाले पूरी चीज को कुछ ना कुछ मान लो सी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा बहुत सारे मैट्रिक्स को देख के, तो आप क्या करो, ये जो अंदर चीजें गिवन है इसको अभी के लिए कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मान लो सी। तो क्या माना, लेट ए स्क्वायर इंटू एडजॉइन ऑफ 2a, या कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है, इसको मान लिया सी, ताकि आपको क्वेश्चन को दिखने में आसान दिख जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ सी। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। अब इसको भी देखना आसान है, क्या आप प्रॉपर्टी लगाना सीख जाओगे? क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ सी की पावर n-1 का होल स्क्वायर आया ना, तो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी की पावर 4, क्योंकि एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है तो n-1 का होल स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी की पावर 4, ऑफ सी की वैल्यू रख देते हैं। सी मतलब क्या, a स्क्वायर इंटू एडजॉइन ऑफ 2a की पावर 4। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ध्यान रखना, इस पावर 4 को बहुत केयरफुली एक एक स्टेप में ले जाना। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो, पहले पावर 4 को तुम्हें ऐसे कैसे लेंगे, अब मैं डिटरमिनेंट को अलग अलग कर देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ 2a। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, यस सर। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2, डिटरमिनेंट ऑफ a भी आई थिंक गिवन आपको, हाँ 6 गिवन है। अब एडजॉइन ऑफ 2a, अब इस 2 को बाहर फेंको, 2 कैसे बाहर आएगा, पहले 2 की पावर n-1, फिर उसकी पावर 3 बन के बाहर आएगा, और ये बच जाएगा एडजॉइन ऑफ a की पावर 4। यहाँ वैल्यू रख देना, 6 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 6। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, दैट इज 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे अब आप, डिटरमिनेंट ऑफ a वगैरह रख के, हाँ है ना, फिर कंपेयर कर लेना, आपका आंसर कितना 56 आ रहा है। आगे कर लोगे ना, 6 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर देना, वैल्यू पुट अप करना, कंपेयर करना, पावर को m और n आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम के पहले एडजॉइन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, और 23 जनवरी को ये क्वेश्चन आया भी था। अब पता नहीं कितना सही आया था, कौन था 23 जनवरी को देखा था, सेम क्वेश्चन था? एनीवन आप में से कोई था तो 23 जनवरी में? ध्यान है कि नहीं, ये सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, चेक कर लेना है। चलो अगला वेराइटी देखो, ये P एक मैट्रिक्स है, Q एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 है। Q के जो एलिमेंट है P के एलिमेंट के टर्म्स में है, Q के अंदर जो एलिमेंट है QIJ, वो क्या है, 2 की पावर I प्लस j-1 इंटू PIJ। ये क्या एलिमेंट्स के बारे में बता गया। डिटरमिनेंट ऑफ Q के बारे में दिया हुआ है, 2 की पावर 10 है। तो पूछा है, क्या पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा उसको भी लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ P। तो देखो, इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डिटरमिनेंट ऑफ P की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ P आपको निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ P आपको निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ Q के बारे में हमको चीजें गिवन, Q के बारे में चीजें गिवन है, मतलब हमको क्या वैल्यू पता है, Q11, Q12, Q13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 की पावर 10। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट ऑफ P कैसे निकालें हैं बताओ, और डिटरमिनेंट ऑफ P में एलिमेंट्स के बारे में ये जानकारी गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ P मतलब क्या हो जाएगा, हाँ पिछले क्वेश्चन का आंसर 56 करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ P मतलब P11, P12, P13, ये सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे Q के टर्म्स में P की वैल्यू Q के टर्म्स में लिख सकते हो, Q की वैल्यू P के टर्म्स में।
ठीक है, यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। Q11 की जगह बताओ क्या आएगा, यहाँ पे Q11 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे रख दो Q11, ये वैल्यू रखना आपको आती होगी। Q11 रखोगे तो कितना आएगा Q11 की वैल्यू बताओ, Q11 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे I और J की जगह 1 और 1 रख दो ना। Q11 कैसे निकालोगे, I 2 की 2 पावर, लेकिन वो भी तो रहेगा 2 की पावर 1 + 1 - 1 P11, हाँ है ना, यस सर। P11 भी तो लिखोगे, तो क्या आएगा 2 × P11। फिर अगला निकालो Q12 क्या होगा, I की जगह 1, Q की J की जगह 2 रखो, 4P12। 2 का स्क्वायर P12, हाँ है ना, सही है। यस सर। इसी तरह से बाकी पता करो। 1 3 रखोगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, फिर अगला क्या रखोगे 2 1, है ना, फिर रखोगे 2 2, तो देखो आपके देखो पावर एक एक करके बढ़ती जा रही है। फिर 2 3 रखोगे, फिर यहाँ पे रखोगे 3 1, तो पावर क्या बनेगी 3, फिर पावर 3 के बाद 4, फिर पावर 5। अंडरस्टूड एवरीवन, इसकी वैल्यू 2 की पावर 10 है। आपको निकालना क्या, डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालना, कुल मिला के डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू आपको पता करनी है, अल्टीमेट टारगेट ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। क्या इसमें से कॉमन वगैरह निकाल सकते हो, क्या क्या कॉमन आएगा देखो ध्यान से। फर्स्ट में से 2 कॉमन, सेकंड में से 2 स्क्वायर कॉमन, थर्ड में से 2 क्यूब कॉमन, तो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, रो 1 रो 2 और रो 3 से कॉमन ले लिया। देखते इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 P12, 2 स्क्वायर P13, नीचे से 2 स्क्वायर कॉमन लिया था, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 2 कॉमन लिया है और नीचे से 2 क्यूब कॉमन लिया था। सिंप्लीफाई तो ऐसे ही करोगे और क्या करो। अब और कुछ कॉमन दिख रहा है, जल्दी बताओ, और क्या कॉमन दिख रहा है, कॉलम से निकाल सकते हो कॉमन, यहां से और यहां से भी, यहाँ से 2 यहाँ से 2 स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। देखो पहले से क्या पड़ा हुआ है 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा 6, एक 2 और एक 2 का स्क्वायर भी कॉमन। आपके पास क्या बचेगा, बचा हुआ सब डिटरमिनेंट ऑफ पी है, बचा हुआ डिटरमिनेंट ऑफ पी है, हाँ है ना। देखो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, तो यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। 2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, फाइनली आप निकाल सकते हो। क्लियर है, यस ठीक है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा पेशेंस लेकर करते 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा मॉडिफाई तो करेंगे, कभी कभी डायरेक्ट दे देंगे, कभी कभी थोड़ा मॉडिफाई करके देंगे, लेकिन आपको बस यहाँ वैल्यू पुटअप करनी थी। कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट जरूर कर दिया करो, कहीं ना कहीं रास्ता हमेशा मिल जाएगा। एडवांस में भी यही सिखाया जाता है कि जब भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन स्टार्ट तो करो, रास्ता अपने आप दिख जाएगा। अगर प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे के बाद क्वेश्चन की शक्ल देख के स्टार्ट ही नहीं करते। आपके मन में जो थिंकिंग आ रही है एक बार स्टार्ट करो, अगर आपको लगेगा 1 मिनट के बाद 1.5 मिनट के बाद नहीं गलत रास्ते में जा रहा हूं, तो अपना पता चल जाएगा। लेकिन एक 1.5 मिनट में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप सही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा कॉन्फिडेंटली आपको। ऐसा डरना नहीं है मैथ्स में, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अगला एक और क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन और लिमिट्स को मिक्स करके, लेकिन ऐसा टफ नहीं था। आपको क्लास में क्वेश्चन कराए गए, याद करो क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, कैसे इंटीग्रेट करना है इसको, क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन जब भी आते थे, क्या तरीका था इसको सॉल्व करने इंटीग्रेट का। इस वेराइटी का हमने बहुत बार यूज किया। अगर आप अपनी वर्कशीट देखोगे पीवाई की वर्कशीट से आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या था।
थोड़ा सा सोचो, याद आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका सिखाया था? याद करो, फंडामेंटल इंटीग्रेशन है तो। हाँ, जो मन में आ रहा है बोल दो, गलत ही होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलो तो सही। हाँ सर बता। पावर कॉमन निकाल कर ऊपर डिवाइड कर देंगे। हाँ, आपको याद है सिखाया था, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, ऊपर डिवाइड कर दो, फिर नीचे वाले को टी मानो। याद आया कि नहीं? अभी भी नहीं याद आया? ब्रैकेट नीचे में से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, ऊपर डिवाइड कर दो, जो बचा हुआ टर्म है उसको टी मान लो। ठीक है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल क्वेश्चन था। ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर क्या है? 9, और 9 का फिर उसका होल स्क्वायर है तो बाहर 18 बन के बाहर आएगी। तो ब्रैकेट में से पावर 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? -9, यहाँ बचेगा -7, यहाँ बचेगा 2, और ऊपर आपके पास क्या है? 7 x की पावर 10, 9 x की पावर 8। ये रखें, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपको बताना, अगली बार ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड है, कराया था मैंने आपको क्लास में। 9 आपके नोट्स में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो नोट्स ही ढंग से रिवाइज कर लो। 18 को ऊपर डिवाइड कर दोगे, 18 को ऊपर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? x की पावर -8। ठीक है, तो आप देखो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 24 जनवरी को 2 क्वेश्चन आ गए, है ना? मैंने कहा था इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी थोड़ा मिक्स होके आ गया। 18 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अब आपको क्लियरली दिख रहा है, इसको आप टी मान लो, इस पार्ट को आप क्या मानोगे? टी। जैसे इसको टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, लेकिन ऊपर इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर दिया होगा। और 1/t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है? t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा? t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कितना आ जाएगा? -1/t। आपका आंसर कितना है? -1/t। -1/t मतलब t की वैल्यू पुट अप कर दो। t क्या है? x की पावर -9 प्लस x की पावर -7 प्लस 2। अंडरस्टूड एवरीवन? इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप। एलसीएम वगैरह लोगे, x की पावर 9 एलसीएम आएगा। तो ये आपका फंक्शन एफ(x) आ गया प्लस c। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड एवरीवन? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अब आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0 दिया होगा, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे अगर इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, देखो टफ नहीं था, दिखने में टफ दे दिया था, मैंने आपको बोला था जेई दिखने में टफ बनाएगा, लेकिन टफ नहीं था। इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट में कुछ है ही नहीं, x को 0 रखने पे क्या बनेगा? 1। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? 0 + c, और इसकी वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी, हाँ है ना? और f(1) भी आपको दे दे, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला क्या है? एक कोई मैट्रिक्स है A, f'1 आपको दिया हुआ है α², और पूछा है B इज एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है, डिटरमिनेंट ऑफ B पता है तो अल्फा बताओ। देखो डिटरमिनेंट ऑफ B आपको दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ B क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ A। इसको क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 4। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ B के बराबर है, दैट इज 81 के बराबर। यहाँ से A कितना आ जाएगा? -3 प्लस -3, है ना? बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ A आपका +-3 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, α² आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करोगे ना खुद से, ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके, अगली वैरायटी चेक करते हैं। देखो, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन आया 2026 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, 4 ऑप्शन दिए थे, तो पूछा था
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट? सबसे पहले क्या निकालोगे, जल्दी बताओ। सर डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा, डेल्टा कैसे निकालते हैं? 1 1 1 2 5 8 1 2 3, है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे? डेल्टा, इसी से आपको कंडीशन मिल जाएगी। और फिर इसके बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाल लेना। देखो डेल्टा जेड निकालोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपका ये तीसरा वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। तो डेल्टा जेड भी निकाल लेंगे। 1 2 1 एज इट इज, 1 5 2 एज इट इज। ये तीसरा वाला कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज निकाल लेते हैं, इससे ए और बी में कंडीशन आ जाएगी। हाँ है ना। बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे या नहीं किए थे? Yes. ठीक है, मैंने कहा था देखो आएगा और आप ही गए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वेक्टर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये चैप्टर ऐसे हैं जहां तक प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करनी है। अगर अच्छा हुआ आपका शिफ्ट, मतलब किसी आपकी शिफ्ट में इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। बहुत टफ आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजी मीडियम लेवल तो ट्राई करके ही आना है। फटाफट देख लो, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा डिटरमिनेंट? इसको ओपन करो जल्दी से। 15 - 2a, और यहाँ पे ओपन करोगे तो कितना आएगा? 6 - a। यहाँ पे ओपन करोगे तो कितना आएगा? 4 - 5। तो 15 - 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 - 1 8। -2a + a कितना हो जाएगा? -5। चेक करना एक बार, ठीक है। सर 8 आ रहा है। हाँ, डेल्टा यही आ रहा है, डेल्टा 8 - a। डेल्टा निकालना हमेशा पहले, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन निकालना है ना। डेल्टा निकाल दिया, डेल्टा y पता, डेल्टा z पता कर लो। 5b - 72, 2b - 36, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? 5b - 2b कितना बनेगा? 3b। सब लोग सिंप्लीफाई करके जल्दी बताओ, डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? 3b - 42. 3b - 42। थैंक यू। देखो ये दो कंडीशन है। अब बताओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी? सर नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन होती थी? सिर्फ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन में एक ही कंडीशन अप्लाई करते हो आप लोग, है ना। यहाँ पे मैं एक एक करके सारा आंसर लिख देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? a नॉट इक्वल टू 8। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का काम हो गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बोलते थे? सब कुछ 0 हो जाए। वैसे भी देखो पैरेलल प्लेन नहीं दिख रहा सामने, रेशियो सबके अलग अलग है, तो पैरेलल तो नहीं है ना। ठीक है, तो इनफाइनाइट में सब 0 कर दोगे तो a की वैल्यू 8 के बराबर, और b कितना आ जाएगा? 42 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 40। क्लियर है? और नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा 0 बट डेल्टा x, डेल्टा y या डेल्टा z में कोई एक नॉन जीरो। तो a इक्वल टू 8 बट b नॉट इक्वल टू 14, है ना। क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब चेक करते हैं ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट आएगा। पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन a इक्वल टू 8, तो ये तो गलत ही हो गया, पहले ही गलत हो गया, है ना। और ये वाला भी गलत हो गया, यूनिक सॉल्यूशन a इक्वल टू 8। क्या है, बात समझ में आ रही है? दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, आपके पास अब दो ही ऑप्शन बचे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। अगली वैरायटी आई थी 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। ये बोला क्या किया, देखो ध्यान से। अब इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। जैसे पिछली बार थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन भी इजी था। ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत टफ बना देंगे वो। अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं मल्टी चैप्टर को यूज करके क्वेश्चन अगर बना रहे तो इतना टफ नहीं बनेगा। आप ट्राई जरूर करना। अगला देखो ध्यान से, n इज द नंबर ऑब्टेन ऑन रोलिंग अ डाई। n इज द नंबर ऑब्टेन ऑन रोलिंग अ डाई। तो n की बताओ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, जल्दी बोलो।
एक डाई को रोल करोगे तो क्या क्या नंबर आएंगे? Sir, Sir, 1, one. 2, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6. 5, 6. वेरी गुड. n की ये पॉसिबल वैल्यू. If the probability that a system of equation has a unique solution is k by 6. सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? k by 6 है. तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. जी. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. करो अप्लाई. करो ट्राई. मुझे बोला था कि आप शुरू करो कि जब आप पॉसिबल होगा जब तक पॉसिबल हो पाता है ना हम लोग आते हैं. ठीक है. इस स्टेटमेंट को ओपन करो, बताओ क्या आ रहा है जल्दी से. n-2 ऑलरेडी मेरा बहुत मेरी ये तो वैसे भी जाते हैं सीधे से जाते हैं आप लोग ये करेंगे. ठीक है ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं बोल दूंगी उसमें ठीक है. एक बार कैलकुलेशन करना सब लोग जल्दी से. N square minus 3n plus 2. n² - 3n + 2 ये आ रहा है. इसकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? चेक कर लेना एक बार. सॉरी उल्टा लिख दिया. n की वैल्यू ये आ रही है, चेक करना एक बार अपनी अपनी कैलकुलेशन सब लोग जल्दी बताओ. हेलो, हाँ या ना जवाब दो. Yes, sir. ठीक है. अब बताओ प्रोबेबिलिटी दैट अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि n 2 या 1 नहीं होना चाहिए. n की वैल्यू 2 या 1 नहीं होना चाहिए. तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? Sir, 4. हाँ देखो n की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 1 से 6 है ना. मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, कोशिश जरूर करना है. टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी? 6. और फेवरेबल कितना है? 2 और छोड़ के 2 और 1 को छोड़ के तो फेवरेबल कितना है? 4. तो कितना हो जाएगा? 2/3. अंडरस्टूड? Yes, और sir. ये किसके बराबर किया है क्वेश्चन में? k/6 के बराबर. यहां से k कितना आ जाएगा? क्या पूछे? सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. अच्छा तो k कितना आ जाएगा? 4. 4. k कितना आ जाएगा? 4. और क्या पूछा है? एज अ यूनिक सॉल्यूशन और सम ऑफ, इसके ऑप्शन भी थे वैसे तो, सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. तो इन सारी n की पॉसिबल वैल्यू और इसका सम करो कितना रहा. इसका तो मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ.
कितना रहा सम टोटल, जल्दी बताओ। Sir, 22. 22, ओके करेक्ट, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, तो कभी भी क्वेश्चन आए घबराना नहीं चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, भले ही प्रोबेबिलिटी हो। आपको पता है ना यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन तो ये तो, और ये फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपने 9th-10th में पढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और अभी बोर्ड्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते, फटाफट टाइम होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ये आया था 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट को, एक और क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर इस चैप्टर से, तो मतलब देखो इसका वेटेज 8 नंबर का हो गया। एक्स एक मैट्रिक्स है 3x1, ax इक्वल टू b, एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। अब अच्छा बताओ x कैसे निकलेगा, x निकालना कैसे कुल मिला के। ax इक्वल टू b है, ये आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। ax इक्वल टू अगर b आता तो यहाँ से x कैसे निकालते थे बताओ। ax इक्वल टू अगर b है तो बताओ x की वैल्यू कैसे लिखोगे। सर A इनवर्स मल्टीप्लाई B। हाँ, a उधर जाके इनवर्स हो जाता है, वेरी गुड। x कैसे निकलेगा, a उधर जाके a इनवर्स हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. a इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। Adjoint of A upon determinant of A. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइन ऑफ a, हाँ है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, बचा क्या कुछ। एडजॉइन ऑफ a दे दिया आपको, b आपको पता है, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे x y z आ जाएगा, हाँ है ना। ये तीनों को सम करना, क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। थोड़ा सा अलग बनाया था Yes, sir. लेकिन था फंडामेंटल में बेस, इसलिए कह रहा हूँ इस चैप्टर को छोड़ना मत। अब देखो ये हायर पावर वाले क्वेश्चन आ गए, ये बिना कैले लिमिटेड थ्योरम के, ये याद है क्लास में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, पहले ही बताया था आपको। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 2023 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 3m प्लस i, हाँ है ना। Yes, sir. डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, पावर भी अलग हो जाती है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a तो आप निकाल ही सकते हो, छोटा सा मैट्रिक्स है, कितना है 1 आ रहा है, और अच्छा है तो 1 ही आ गया। क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस i, ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस i पता कर लोगे, जो भी आंसर आए फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में। अब देखो अगला एक और 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन। अब ट्राई कर लोगे नो सॉल्यूशन, डेल्टा 0 और एनी वन ऑफ द डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z नॉन जीरो, ये कंडीशन अप्लाई करके अल्फा निकालना। अच्छा इसके ऑप्शन भी थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए, आप कोशिश कर लेना अच्छे से ट्राई करके। अगला a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a की पावर 15 प्लस b इंटू सम इक्वल टू 0, तो x और y पूछा गया। अब देखो a की हायर पावर पूछी गई है, आपको याद करो क्लास में मैंने बताया था जब भी किसी मैट्रिक्स की हायर पावर पूछते हैं तो उसको करने के 2 तरीके थे, हाँ है ना। एक, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में तोड़ो, या फिर उसकी पावर निकालते जाओ, पैटर्न देखो। कभी भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको करने के 2 तरीके आपको सिखाए गए थे, उसकी हायर पावर निकालो, देखो क्या पैटर्न बन रहा है, या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में ब्रेक करके फिर उसकी पावर निकालो। यहाँ पे आप a दिया हुआ है, या तो a स्क्वायर a क्यूब निकाल के देखो कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, अगर पैटर्न नहीं मिले तो इसको ब्रेक कर देना। कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 1, और ये कितना हो जाएगा -2। तो ये आपका है। अब इसमें से आप इसकी पावर निकालो, इसको c मान रहे हैं, इसको क्या मान लिया c, या तो c के हायर पावर निकालो या a के हायर पावर निकालो, दोनों में से किसी एक का काम होना चाहिए। एक बार करके देखना तो देख लो, c के हायर पावर निकाल के देख लो, तो c स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस 4 1 माइनस 2। मैंने क्या करा, अपने गिवन मैट्रिक्स ए को ब्रेक कर दिया सब मैट्रिक्स आई प्लस सी में। अपने गिवन मैट्रिक्स ए को मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ए की मुझे हायर पावर निकालनी थी, तो ए को मैंने ब्रेक कर दिया आई प्लस सी, सी मेरा ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी मैं हायर पावर चेक कर रहा हूँ क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 माइनस 4 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो माइनस, वो भी 0, देखो हो गया फायदा कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
वो भी 0 और ये भी 0। देखो सी स्क्वायर 0 आ गया, दिख गया आपको? नल मैट्रिक्स आ गया सी स्क्वायर। a की पावर 15 क्या होगा? i प्लस सी या फिर c प्लस i की पावर 15, है ना? यस सर। मैंने आपको सिखाया था कि हायर पावर वाले क्वेश्चन आते ब्रेक कर दिया करो। अब देखो ये कम्यूटेटिव है, i इंटू सी और c इंटू i कम्यूटेटिव है, तो इसको बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन कर सकते हैं। 15c 0 i की पावर 15, सॉरी c की पावर 15 है, आप इसको उल्टा लिख लेते हैं, वही सही रहेगा, i प्लस सी। i की पावर 15 c की पावर 0, 15c 0 i की पावर 14 c की पावर 1, सॉरी 15c 1, और आगे वाली अपने आप ही 0 हो जाएगी, हाँ है ना? 15c 0 कितना होता है? 1, और i की पावर 15 i होता है। 15c 1 की वैल्यू कितनी थी? 15c। a की पावर 15 की वैल्यू क्या आ रही है? i प्लस 15c, अंडरस्टूड? ये कितना आ रहा है? i प्लस 15 टाइम्स c, अंडरस्टूड एवरीवन? अब वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लोगे। तो ध्यान रखना, जब भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको आइडेंटिटी के टर्म्स में ब्रेक करो, यही तरीका सिखाया था, सेम तरीका क्लास में सिखाया था। अब भूलना मत और इसकी प्रैक्टिस जरूर वापस कर लेना। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में एक बार पहले आया था, उसमें बस क्या अंतर था, बस यहाँ पे डेटा चेंज किया गया था, बाकी सेम क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है। इसमें ऑर्डर 3x3 था, यहाँ पे ऑर्डर 3x2 दे दिया इस बार। देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ 3x2 मैट्रिक्स ए, ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3x2, such that a the sum of the diagonal element of a ट्रांसपोज इनटू a is 5। देखो a को पहले कुछ मान लेते हैं, 3x2, 3x2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो a b c d e f, क्लियर? ये a को मान लिया, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, ए बी सी डी ई एफ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो गया आपका? 2x3। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए को मल्टीप्लाई करोगे, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 2x3, ए का ऑर्डर क्या है? 3x2, तो मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या आएगा? 2x2। इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपको डायगोनल एलिमेंट से मतलब है। पहला डायगोनल एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये वाला कैसे आएगा? सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना? पिछली बार भी यही आया था, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा। अब बोला सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 5 के बराबर, इन सबका सम किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सबका सम किसके बराबर है? 5। क्या यहां तक समझ में आया? सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको ध्यान आ गया होगा, ऐसे आया था। अब देखो ए बी सी डी की वैल्यू इसमें से निकालनी है। अब सम 5 कब बनेगा? अगर इनमें से कोई एक 4 हो जाए और बचा हुआ 1 हो जाए और बचे हुए सब 0, है ना? एक पॉसिबिलिटी क्या है? कोई एक नंबर, इनमें से कोई एक नंबर क्या हो जाए? 4, एक 1 हो जाए और बचे हुए सब 0 हो जाए। अगली पॉसिबिलिटी क्या है 5 लाने की? अगली पॉसिबिलिटी क्या है? देखो स्क्वायर है इनका, इन नंबर का स्क्वायर क्या क्या होगा? इन नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 0, 1 और 4, ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या सकती है? तो 0 या तो 1 या तो 4। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? ये पांचों के पांचों, इनमें से कोई 5 1 हो जाए, टोटल 6 है, कोई 5 1 हो जाए, बच्चा वो 0 हो जाए। ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना? अब इसको बनाने के कितने तरीके होंगे बस वो देखना है। देखो आपको किसी एक को 4 बनाना है, किसी एक को क्या बनाना है? 4। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? पहले मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं, कोई एक 4 हो जाए, कोई एक 1 हो, बच्चे में सब 0। तो किसी एक को 4 बनाना, तो 6 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 बनाने के लिए क्या रख सकते हैं? या तो 2 या -2, 6 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, मान लो डी को सिलेक्ट कर लिया। उसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके।
या तो उसके अंदर 2 आ सकता है या -2 आ सकता है, तभी तो 4 आ जाएगा। तो एक चला गया। अब किसी एक को 1 बनाना है तो बच्चे में 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको 1। अब 1 बनाने के भी 2 तरीके, या तो 1 या -1 रख दोगे, और बच्चे में सबको 0 रखना है, तो वो 0 रखने का तो एक ही तरीका है ना, तो आएगा 6 × 2 × 5 × 2। दूसरा, कोई 5 1 1 हो जाए और एक 0 हो जाता, तो एक 0 बना लेते हैं, बाकी सबको तो 1 ही फिट अप करना है, किसी एक को 0, तो किसी एक को 0 सिलेक्ट करना, तो 6 1 1 1 1 0, तो किसी एक सिलेक्ट कर 61, कोई एक सिलेक्ट करे, उसको भरने का एक तरीका 0, और जो बच्चे में 5 है उन हर 5 को आप या तो 1 या -1 लिख सकते हो, तो सबको भरने का तरीका कितना होगा, 2 × 2, तो 2 की पावर 5। अंडरस्टूड। इसको और उसको फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आया था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीएनसी अप्लाई हुआ है, आप एक बार और ट्राई कर लोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक और हायर पावर वाला क्वेश्चन आया था, a की पावर 20 को 100 b + i, तो b की पावर 100 कितना हो, वापिस इसको ब्रेक कर लोगे, तो मैट्रिक्स i + c में a कितना है आपके पास, 3 - 4 1 - 1, i क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, इसमें क्या ऐड करूं ताकि c मिल जाए, c निकाल लोगे, तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, 1 पहले से, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 चाहिए, तो 1 में मैं ऐड क्या करूं ताकि -1 आ जाए, -2, ये देखो पहले जैसे ही बन गया, सेम क्वेश्चन है ना, 28 जनवरी इवनिंग Yes, शिफ्ट। वापिस इसको सी मानोगे, c² निकालोगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, अब पता कर लेना, रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या बात समझ में आई है? yes, sir. और भी थोड़े क्वेश्चन थे, तो और मैं यहाँ पे इसी शीट में ऐड कर दूंगा, जैसे कल मैंने आपको ऐड किए थे, कल वो वेक्टर 3D के पीछे क्वेश्चन ऐड किए तो समझ में आ गए थे? नहीं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, एक्चुअल क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड तो ऑलरेडी हम डिस्कस को, ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन। अभी जो आंसर की आपके आई थी वहां से निकल गए थे, तो फिर मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके निकाले, पेपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द सारे डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। कल मैंने वेक्टर 3D के पीछे भी कुछ क्वेश्चन डाले थे, आपने देखे थे? Yes. ठीक है, वो 2026 के क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें भी मैं और बच्चे में क्वेश्चन ट्राई करूंगा पुट अप करने की विद सॉल्यूशन, ताकि अगर आपको मैच करना हो तो आंसर भी मैच कर लेना, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है, आप भी इसको रिवाइज करके फॉर्मूला शीट एक बार वो बना के, या फिर जो भी आपको करना हो बना के इसको रिवाइज करके आज इसको वाइंड अप कर देना। जैसा कि मैंने कहा था, बोर्ड्स के लिए भी आज वाइंड अप कर देना, जेई के लिए भी आज वाइंड अप कर देना, बोर्ड्स के लिए भी सारे क्वेश्चन आज कर लेना ताकि आपको वापस पढ़ना ना पड़े, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज इसको खत्म कर। क्लियर? ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।